नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी ने इस्तीफा दिया था। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से अपना इस्तीफा दिया, जिसे सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर कर लिया। बजट सत्र शुरू होने से पहले महेश जोशी की तरफ से इस्तीफा दिया गया था। विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी महेश जोशी के इस्तीफे को लेकर के? देखिए, महेश जोशी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा दे दिया था और जिसको आज मंजूर कर लिया गया है। महेश जोशी के पास में दो इस वक्त पद है। पहला पद मुख्य सचेतक उनको पहले बनाया गया था और उसके बाद में उनको पीएचडी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पीएचडी मंत्री उनको बनाया गया था और महेश जोशी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके थे कि वो एक ही पद रखना चाहते हैं और मुख्य सचेतक का पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए, उनका जो इस्तीफा है उसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि महेश जोशी के पास में जब 25 सितंबर की घटना हुई थी तो मुख्य सचेतक यानी जो चीफ व्हिप का पद था और उन पर पूरी जिम्मेदारी थी कि विधायक जो है वो विधायक दल की बैठक में शामिल हो, और अगर विधायक कोई बगावत करते हैं तो चीफ व्हिप की यही तो जिम्मेदारी है कि वो सचेत करे पार्टी को। लेकिन खुद महेश जोशी उसमें शामिल हो गए, उनको नोटिस दिया गया, बताया गया कि उन्होंने फोन करके विधायकों को इकट्ठा किया, बगावत करवाई। तो इसको इस पहलू से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि महेश जोशी जो है इस वजह से भी उन पर लगातार तलवार लटकी हुई थी कि वो मुख्य सचेतक का पद छोड़ दें। तो ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि महेश जोशी भी सार्वजनिक मंचों से एक दो बार कह चुके थे कि वो एक पद छोड़ना चाहते हैं जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये पद मिले और उसकी जिम्मेदारी जो है किसी दूसरे विधायक को मौका मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वो मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। इस बात को लेकर भी सवाल है कि दो पद उनके पास थे, क्योंकि मंत्री पद जो है वो लाभ का पद है। मुख्य सचेतक के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। मुख्य सचेतक को ना उस तरह की सुविधाएं मिलती है जिस तरह की सुविधाएं मंत्री को मिलती है। केवल जब विधानसभा चलती है तब फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम होता है वो मुख्य सचेतक के पास होता है। और ये जो सत्र चल रहा है इस समय, जो बजट सत्र जिसको कहा जा रहा है, ये अंतिम सत्र मान के चला जा रहा है संभवतः, क्योंकि फोटो सेशन करा लिया गया है। ये जो सत्र है इसके बाद में कोई सत्र बुलाया जाए इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि 6 महीने की बाध्यता है और 6 महीने खत्म होने से पहले पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो ये सत्र जो है वो संभवतः अंतिम सत्र मान के चला जा रहा है। तो ऐसे में अब उनका पद छोड़ना इससे कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं और दूसरा मुख्य सचेतक पार्टी बनाए इसकी भी संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने बजट सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया जिसको मंजूर आज किया गया है। तो हो सकता है कि जब अब कुछ बैठकें जो बजट सत्र की बची हुई हैं अनुदान मांगों को लेकर, जो सत्र चलेगा तकरीबन 15 मार्च के आसपास तक, तो सरकार किसी विधायक को ऑब्लाइज करे। लेकिन जो घटनाक्रम लगातार राजस्थान में बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है कि अब ब्याजखोरों की खैर नहीं। राजस्थान पुलिस इसे लेकर के नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। राजस्थान पुलिस की ओर से ट्वीट किया गया, बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों की अब खैर नहीं है। अगर किसी से ब्याज की वसूली करने को लेकर के शिकायत मिली, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है ऐसे लोगों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। सूदखोरों पर नकेल कसने की तैयारी राजस्थान पुलिस ने कर ली है। विशेष अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस तरह के सूदखोरों के खिलाफ शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय बाड़मेर के दौरे पर रहे। शेखावत ने क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलर साहब सर से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया, तो साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिव में सेशन न्यायालय द्वारा वॉइस सैंपल मामले में कहा कि पहले भी मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की गई थी, उसे अदालत ने खारिज कर दिया। व्यक्ति के खिलाफ उसके खुद के ही विरुद्ध एविडेंसेस लेने के लिए न्यायालय से परमिशन लेनी होती है। वॉइस टेम्पल मामले में राजस्थान सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2020 के अंत में एंटी करप्शन के ट्रायल कोर्ट, जो डेजिग्नेटेड ट्रायल कोर्ट है, उसमें एप्लीकेशन लगाई थी
जिस एप्लीकेशन को विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और ये कह करके खारिज किया था कि न्यायालय का उपयोग यंत्र बना करके अभियोजन अपनी इतर मंशाओं की पूर्ति के लिए करना चाहता है। 1 साल तक एजेंसी और वर्तमान सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार दोनों जो है उसको लेकर के चुपचाप बैठे थे। 1 साल बाद फिर किसी दबाव में आकर के एजेंसी ने सेशन कोर्ट में उसके लिए अपील फाइल की थी, जिस अपील को आज सेशन कोर्ट में विद्वान न्यायाधीश ने उस अपील को भी खारिज किया है और ये कहा है कि सरकार किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को इस तरह की स्वीकृति न्यायालय नहीं दे सकता। सर, सचिन पायलट ने भी सरकार को कहा है, आला कमान से ये मांग करी है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई, उसके ऊपर क्या कहा? मुझे लगता है वो उनके परिवार का विषय है। मियाँ बीवी की लड़ाई में तीसरे आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। तो वहीं राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के लिए खास अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गुलाबचंद कटारिया का सम्मान किया गया, सभी ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं गुलाबचंद कटारिया काफी भावुक भी इस दौरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसमें हमेशा अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर दिल से काम किया। राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने से पहले कटारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया फिलहाल राजस्थान से रिहाई ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बहुत भावुक हुए मुलाकात करके और आज राजस्थान के लिए काफी भावुक पल रहा, लोगों को संदेश दिया अपने प्यार मोहब्बत से, भावुक भी हो गए। तो क्या है कि जब एक कार्यकर्ता का इतना बड़ा सम्मान होता है तो स्वाभाविक है उसको ये एहसास होता है कि मैं जो कुछ हूँ वो आप सब लोगों के आशीर्वाद और मेहनत से। मुझे राजस्थान ने पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया। आज जो भी हूँ वो राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद। तो राजस्थान की राजनीति को एक स्वस्थ राजनीति का दर्जा दिलाने में आपका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा कि एक नेता प्रतिपक्ष का और सदन की मर्यादा का माहौल बने, एक लोकतांत्रिक माहौल बने। इस पर हमेशा आपने जोर दिया कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं प्रारंभ से आज तक इसी बात पर हूँ कि लोकतंत्र में मतदान करने वाला व्यक्ति जब तक मजबूत और अच्छा नहीं होगा, लोकतंत्र अच्छा नहीं होता। अरमानों पे खरा उतरूंगा। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, आप हैं गुलाबचंद कटारिया जो कि राजस्थान की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा, जो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, राजनीति को लेकर के बहुत गंभीर रहे और बहुत ही बुनियादी बातों को लेकर के हमेशा इनकी बात रही कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। अब राजस्थान का मान बढ़ाते हुए राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लोगों से मुलाकात के वक्त आज भावुक भी हो गए और ये संदेश दिया कि एक कार्यकर्ता हमेशा मजबूत होता है, उसे अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं गुलाबचंद कटारिया की ओर से सभी को विदाई को लेकर के डिनर का आयोजन किया गया। कटारिया की ओर से डिनर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। तो साथ ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, स्पीकर सीपी जोशी, लालचंद कटारिया, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, दिया कुमारी, डीजीपी उमेश मिश्रा, भूपेंद्र दत्त, डीजी गोविंद गुप्ता, दिनेश हेमंत समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों, नेताओं की मौजूदगी में ये समारोह आयोजित किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, हरियाणा में जिंदा जलाने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 2 युवकों को जिंदा जलाने के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है। गोपालगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पूछताछ की जा रही है। इससे आरोपी रिंकू सैनी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। गौ तस्करी करने वालों को पकड़ने का काम करने का इसने दावा किया है। रिंकू सैनी को पुलिस ने रिमांड पर लिया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर। और इसी बीच बड़ी जानकारी, राजधानी जयपुर में मस्जिद रेजिडेंसी, मस्जिद और मदरसे के आगे नई कमेटी के गठन को लेकर सामूहिक भूख हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। और इस मौके पर जुमे की नमाज के बाद काफी तनातनी भी यहां पर देखने को मिली। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर नाराज लोग एक साथ विधानसभा की तरफ कूच करने लगे। इसके बाद लोगों में काफी नाराजगी जाहिर की और पुलिस की ओर से एक बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने, लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देने के आरोप लोगों ने लगाए हैं। और इसको लेकर के काफी विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था का काम होता है कि कहीं कोई विवाद है तो उसका समाधान किया जाए और
वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के सामने विवाद को बढ़ा दिया है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम तक वे ये बात पहुंचाएंगे। तो उधर जोधपुर के झालमंड इलाके में 2 चोरों को पकड़ने के बाद लोगों ने इनकी जमकर पिटाई की थी, जिनमें एक नाबालिग भी था और भीड़ ने नाबालिग को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। इस पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने संज्ञान लिया। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग की गई है। साथ ही उन्होंने पूछा कि नाबालिग के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। उधर टोंक नगर परिषद में जयपुर एसीबी की टीम ने घूसखोरी के आरोप में 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने नगर परिषद कमिश्नर अनीता कीचड़, एलडीसी और स्टोर मैनेजर मोहम्मद सलीम और सफाई कर्मचारी ओमदेव नागर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। जयपुर एसीबी की टीम ने की नगर परिषद में एंट्री के बाद हड़का मच गया। कई कर्मचारी सीट से उठकर चले गए। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुलदीप ने जानकारी दी है कि परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत देकर बताया कि टोंक में पिछले दिनों बनास महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइटिंग और स्टेज कार्यक्रम समेत अन्य कार्यों के बिलों का भुगतान करने के लिए घूसखोर कमिश्नर अनीता कीचड़ ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। अनीता कीचड़ को अब गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। अनीता कीचड़ पर लगातार लंबे समय से घूस मांगने के आरोप लग रहे हैं और अब अनीता कीचड़ की गिरफ्तारी एसीबी की तरफ से की गई है। आज एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की कमिश्नर अनीता कीचड़ की गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख रुपए की घूस अनीता कीचड़ मांग रही थी। तो डिमांड का हमने विधिवत रूप से वेरिफिकेशन करवाया, सत्यापन करवाया। सत्यापन होने के बाद में आज हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया था। इसके अंदर डिप्टी एसपी सुरेश स्वामी जी के नेतृत्व में आज ये कार्रवाई की गई। आज हमने जो आयुक्त महोदय है श्रीमती अनीता कीचड़, उनके पास भेज करके वेरिफिकेशन कराया, आगे कार्रवाई करी। उसके बाद में उन्होंने पैसे की सहमति करके जो आगे दूसरे 2 हैं, लिपिक कनिष्ठ लिपिक सलीम और सफाई कर्मचारी ओमदेव नागर, उनके मार्फत ये पैसे प्राप्त किए, जो हमने उनको आज रंगे हाथों पकड़ लिया। आगे कार्रवाई हम और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक तस्कर की गिरफ्तारी आबकारी विभाग ने की है, जो विदेशी शराब की तस्करी कर रहा था। इससे 231 अवैध विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। शराब तस्कर राधे गुर्जर को आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में इसके पास से विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और विदेशी शराब की तस्करी करता था। आबकारी आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। 231 विदेशी शराब की अवैध बोतलें, 25 बियर इससे बरामद की गई। राजपार्क, गोल मार्केट, लखनपुरी, दुर्गापुरा में कार्रवाई हुई। शराब तस्कर राधे गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू के चिड़वा थाना इलाके के अडूका गांव में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अध्यापक पर गलत हरकत करने के आरोप लगाए हैं। बच्चियों की शिकायत पर उनके परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल के सामने आरोपी अध्यापक को जमकर स्कूल में ही पीट डाला। सूचना पर चिड़ावा पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चियों के आरोप के आधार पर पुलिस ने आरोपी बलवान सिंह को हिरासत में लिया है। बलवान सिंह पर मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप है और इस मामले में लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडुका में L2 के टीचर बलवान सिंह के संदर्भ में जो है शिकायत मिली। पीओ साहब ने बताई, मैंने तुरंत जो है हमारे कार्यालय के आरपी श्री महिपाल सिंह जी को जो है इस मामले में संज्ञान लेने के लिए भेजा और इन्होंने मुझे बाद में जो है मोबाइल पे सूचना दी कि वाकई में जो है बहुत गंभीर मैटर है इस तरह का और ये सीधा मामला जो है बच्चियों से गलत हरकत करने के संदर्भ में अभिभावकों की कोई शिकायत को लेकर है। जो टीचर है उसने बच्ची के साथ कोई गलत हरकत की है, छेड़खानी की है और उसके बाद में मैं हमारे गांव वालों से मैंने पता किया ना, तो जब मेरे को पता लगा वहां से मैं आया तो कोर्ट से छुटते ही तो मेरे को तो अंकल जी ने बताया, चंद्रपाल जी ने, कि ऐसे ऐसे मामला है, तब मैं वहां से जल्दी करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में 2 दिन से चल रहा जेडीबी कॉलेज की छात्राओं का धरना और भूख हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। छात्राओं की सभी मांगों पर कॉलेज प्रशासन ने अपनी सहमति जताई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को जूस पिलाकर उनकी
हड़ताल खत्म करवाई। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला हरकत में आया। मौके पर डॉक्टरों की टीम भिजवाई गई। एसडीएम ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन समेत छात्राओं की आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने, ई मित्र और कैंटीन की सुविधा समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी थी। लगातार 3 दिन हड़ताल के बाद आज एसडीएम साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया था प्रिंसिपल सर को और मेरे को, पर मैं नहीं गई। यहाँ पर सर आए, शंकर लाल जी सर आरपीएस, इन्होंने हमारे धरना समाप्त करवाया और लिखित रूप में देने को सारी मांगे मानने को रेडी है। इनकी कॉलेज प्रशासन से कुछ मांगे थी जो आज श्रीमान एडीएम साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई और प्रिंसिपल साहब और हमारे जो प्रोफेसर साहब है उनके साथ मीटिंग होकर जो छात्र नेता हैं उनके साथ बैठक हुई और उनकी जो समाधान था वो कर लिया गया है। उनकी जो भी समस्या थी वो उनके बारे में पहले भी जब एक बार ही बैठी थी तो कोटा विश्वविद्यालय से उनका समाधान करवा दिया और उनकी जो मार्कशीट थी वो हमने वहाँ भिजवा दी थी कोटा विश्वविद्यालय में संशोधन के लिए। अब इनका था आयुक्तालय स्तर पे जो है ये चेंज है जो, तो उसके लिए हमने जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उनकी मीटिंग करके एक पत्र आयुक्तालय कल ही भिजवा दिया गया है और उसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से कि भाई पत्र का जवाब कितने दिनों में आएगा, तो हम रोशन भारती जी को मैंने एडवांस में ही कल ही उनको 20 तारीख को जाने के लिए कार्यालय आदेश कर दिया है। उधर कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ की ठगी मामले को लेकर अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर समेत 19 आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। न्यायिक अभिरक्षा में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अपेक्षा ग्रुप से जुड़े 16 आरोपी और 3 अन्य महिलाओं को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट के तहत जेल से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 2 मार्च तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। ठगी के इस मामले में कुल 66 आरोपी है, जिनमें से एसआईटी की टीम अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 308/22 थाना गुमानपुरा में कल जेल से 16 मुलजिम 3 महिला मुलजिमों को गिरफ्तार किया था, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया, जिनको 2 मार्च 23 तक जेसी मिला। क्या मामला था सर? ये अपेक्षा ग्रुप में लोगों से इन्वेस्ट करा करके लगभग 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी पूरे ग्रुप में, जिसमें टोटल 66 मुलजिम है। इस बार महादेव की उपासना और साधना का महापर्व महाशिवरात्रि कल यानी कि 18 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शिवलिंग की पूजा की थी। और मां शिव पार्वती के विवाह से जोड़ा जाता है और इस त्योहार में जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार हमारे 18 फरवरी 2022 को हमारे महाशिवरात्रि का पर्व मनाने का शास्त्रोक्त विधान है। चूंकि ये त्योहार जो है वो 18 फरवरी को शाम 8:03 से प्रारंभ होकर 19 फरवरी शाम 4:19 तक रहेगा, जो कि महाशिवरात्रि के पर्व के नाम से जाना जाता है। उधर सन सिटी के 3 यूथ इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहे हैं। वजह है उनकी डांसिंग स्टाइल। 180 डिग्री तक गर्दन को घुमाकर लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देते हैं। ये डांसर जोधपुर के मुकुल, प्रेम और राकेश हैं। ये अपना डांस ग्रुप चला रहे हैं। अपने डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर खूब वाही बटोर रहे हैं। ये डांस के दौरान अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा देते हैं, लेकिन आप ऐसा कतई नहीं करें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेशल ट्रेनर की मदद से ही ऐसा संभव होता है, जहां पर ट्रेनिंग के बाद ही। और ये देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। और इनके डांस स्टेप इस तरह के हैं कि देखने वाले हैरान हुए बिना नहीं रहते। ये तीनों दोस्त अब डांस के जरिए नए मुकाम की तलाश कर रहे हैं। इन्होंने बोन ब्रेकर ग्रुप बनाया हुआ है। इनका डांस इसलिए भी मशहूर है कि अपने हाथ, पैर और कमर के साथ साथ अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा देते हैं। ये तीनों ऐसा कैसे कर लेते हैं, ऐसे ही कई सवाल मन में उठते हैं। ये जानने के लिए न्यूज 18 राजस्थान की टीम बोन ब्रोकर ग्रुप से मिलने के लिए पहुंची। क्या कुछ उन्होंने बताया वो आप भी सुनिए। हमारी जो डांस टेक्निक है, इस तरह का डांस करते हैं, उसको बोन ब्रेकिंग बोलते हैं। रियलिटी शोज में इस फॉर्म को, डांस फॉर्म को कहलाती है कॉन्टोर्शन, जो कि हम करते हैं। बोन ब्रेकिंग कहलाती है, जैसे हड्डियां मरोड़ना, जैसे गर्दन मरोड़ना, आपने जैसे वीडियो में देखे होंगे। हमारे कुछ भी, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, जिस फॉर्म को हम करते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में करते हैं। और बहुत टाइम से हम ये लोग कर रहे हैं, हमारी इतनी बहुत प्रैक्टिस है। कोई
नया बंदा कोई इसको करने का ट्राई नहीं करे, मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा। बट हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने सब कुछ सिखाया हमको। फिर सर धीरे धीरे हमने सर वो हुआ सर, सब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। फिर हमने सोचा सर सोशल मीडिया पे ट्राई करते एक बार, देखते हैं लोगों का क्या मतलब आता है उनका। फिर सर धीरे धीरे डाला तो सर पहले सर वीडियो चल नहीं रहे थे, और फिर धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगे तो सर लोगों का प्यार मिलने लगा हमको, बहुत सारे लोग हमको जानने लगे। हैंड का मूवमेंट है, पहले दर्द होता था मेरे को भी, बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी एक बार मैंने फ्लिप खा रही थी, वो हाथ पे दर्द हो गया। प्राउड फील होता है बहुत ही, घर वाले साथ में होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि बच्चा कुछ कर रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का युग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, तकनीक का असर मंदिरों तक पहुंचा है और भीलवाड़ा में हरणी महादेव मंदिर में अब भगवान को आप डिजिटल ट्रांजैक्शन से चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। शायद ये प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर चढ़ावा डिजिटली दिया जा सकता है। लगभग सभी दान पात्रों पर QR कोड अब लग चुके हैं। ऑनलाइन चढ़ावा भगवान को चढ़ा सकते हैं, सीधा हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में चढ़ावा पहुंचेगा। इस नई व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। युग कहीं ना कहीं डिजिटल युग में पहुंच चुका है और लोग भाग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में विश्वास रखते हैं। और अब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो सिलसिला है वो मंदिरों तक पहुंच चुका है। जहां लोग कैश लेके नहीं पहुंचते हैं वहां डिजिटल ट्रांजैक्शन मंदिर में हो रही है। हरणी महादेव मंदिर ने ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शंकर भगवान विराजमान है और यहाँ पे एक नई चीज शुरू हुई है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड दिया गया है और भक्त जो कैश लेके यहाँ पे नहीं आते हैं, इस QR कोड के बाद इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद अपना चढ़ावा भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस सुविधा के कारण हम कैश नहीं लेके आए हैं तो हम कैश ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, हम पैसे डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते हैं यहाँ की सुविधा के लिए। ये सर भक्तों की मांग रहती है कि यार कितनी बार हम पर्स भूल जाते हैं घर पे या हम नहीं ला पाते हैं, तो हमें कहते रहते हैं यार साहब एक बार ये सुविधा कम से कम चालू करो। सभी जगह ये सुविधा चालू है, तो क्या डायरेक्ट भक्त उनकी सुविधा के लिए हमने ये चीज़ चालू की है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए ये काम किया गया है। जो भक्त कैश लेकर नहीं आते हैं, जो भक्त चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं भगवान को और उस समय उनके पास कैश नहीं होता है, तो ये QR कोड्स लगाए गए हैं ताकि जो चढ़ावा है भक्तों का वो ट्रस्ट तक पहुंच सके और मंदिर की उन्नति के लिए काम आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो वहीं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान की ओर से जयपुर में चयन शिविर लगाया गया। इस शिविर में दुर्घटना के शिकार 111 दिव्यांगों को नई जिंदगी मिली। कृत्रिम अंगों से लाभान्वित लोगों को फुटबॉल और बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा भी दी गई है। इस शिविर में 17 कृत्रिम हाथ, 83 पैर, 11 कैलिपर्स दिव्यांग लोगों को लगाए गए। 6 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। संस्थान हर रोज 60 से 70 अंगविहीन लोगों को आर्टिफिशियल अंग प्रदान करता है। ये तकनीकी और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहद उत्तम और वजन में हल्का होने की वजह से दिव्यांगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। सभी रोगियों को लिंब पहनकर चलने की ट्रेनिंग भी दी गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के कराची से खबर, जहां पर एक आतंकी हमला होने की जानकारी सामने आई। तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कराची पुलिस मुख्यालय में आतंकी घुस गए थे। कुछ आतंकी पुलिस की वर्दी में दिखाई दिए। बहरहाल बड़ी जानकारी, कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यालय में कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कराची के अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया। आसपास के इलाके को सील किया गया। 2 आतंकियों को रेंजर्स ने मार गिराया है, जिसमें से एक पुलिस अफसर भी मारा गया है। 8 से 10 की संख्या में आतंकी थे। पुलिस मुख्यालय में घुस गए और इसके बाद फायरिंग हुई। वहीं झीलों की नगरी उदयपुर में भारतीय टीम के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पत्नी नताशा के साथ एक बार फिर से शादी करके वे मुंबई लौटे। 3 दिन चले इस शाही शादी समारोह में क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी पूरी की गई। 14 फरवरी को क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी हुई, तो वहीं 15 फरवरी को हिंदू रीति रिवाजों से शादी की गई। ये सभी तस्वीरें हार्दिक पांड्या की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की गई हैं। इस दौरान हार्दिक पांड्या चुलबुल अंदाज में अपनी पोस्ट वेडिंग को पूरा एंजॉय करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।